डुवर्सबाट नेपालीले बुझ्न सक्छु तर भन्नुमा एक मुस्किल छ। म 40 वर्ष मुंबईमा थिएँ भने त्यो प्रैक्टिस छैन। ये 5 डिसमिल की जो बात हो रही है उसके विरोध में हम लोग आए हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग जिस जमीन पे रहते हैं वो 5 डिसमिल से कम भी है और उससे ज्यादा भी है। जब मैं छोटा था क्लास 9 तक, तब मैं चाय बागान में माँ के साथ काम करता था, पत्ती तोड़ता था, पत्ती तोड़ के फिर उसमें से माँ को सहायता करता था और स्कूल जाता था। और मतलब जो भी बागान में दूसरा काम होता था ना वो मैं माँ के साथ में करता था। तो मैं एक मजदूर हूँ। मधु बागान टी स्टेट एक कालचिनी में है, वहाँ पे मैंने करीबन 10 साल तक मजदूरी की है। इसके बाद फिर मैं बॉम्बे वगैरह चला गया। मैं काफ़ी जगह पे काम किया, जर्नलिस्ट बना। जर्नलिस्ट बनने के बाद मैं कंप्यूटर सीखा, IBM में भी काम किया। इसके बाद मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी काम किया। तो मुझे जब भी मैं बागान आता हूँ ना तो मुझे यहाँ 2 चीज़ दिखाई पड़ती है, लोगों के बुझे हुए चेहरे और ना उम्मीदी की चेहरे। ना उम्मीदी मतलब बागान में आज 202 रुपये मिलता है और हम लोग को बागान में रहने का अधिकार भी नहीं है, अपना जमीन भी नहीं है। उस जमीन में जब हम लोग एक्सटेंशन करना चाहते हैं उस घर को तो हमें नोटिस थमाया जाता है कि आप इस घर को छोड़ के जाइए, आप काम में बैठा दिया जाता है। ये एक तरह का शोषण है, एक शोषण तंत्र। 1865 के बाद में मैं डुवर्स आया हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो शोषण का जो तंत्र है वो डुवर्स में 1865 के बाद चालू हुआ है। 1864 में भारत भूटान की युद्ध हुआ, भूटान हार गया और जो डुवर्स की जो जनता था वहाँ पे बहुत कम लोग थे, तो वहाँ चाय बागान बनने लगे। तो चाय बागानों में काम करने के लिए तब जो एक स्टेट हुआ करता था ब्रिटिश राज में, ब्रिटिश बंगाल कहते थे। ब्रिटिश बंगाल में कलकत्ता, ढाका, मैमनसिंह वगैरह के साथ और 2-3 डिस्ट्रिक्ट था जो आज के झारखंड में है, रांची, लोहरदगा, मानभूम, सिंहभूम वगैरह ब्रिटिश बंगाल का ही डिस्ट्रिक्ट था। तो ब्रिटिश बंगाल में ही जो काम होता था जलपाईगुड़ी में, जलपाईगुड़ी पहले वेस्ट जलपाईगुड़ी कहलाता था, बाद में उसको जलपाईगुड़ी बनाया गया। बाद में डुवर्स को 2 भागों में बांटा गया, पश्चिम डुवर्स को वेस्ट बंगाल में रखा गया और पूर्वी डुवर्स को असम में रखा गया। तो जब 1865 के बाद चाय बागानों में काम करने लगे तब जितने भी जो खाली जगह थी ना तो वहाँ पे सरकार चाहती थी कि यहाँ रेवेन्यू आए। रेवेन्यू विलेज बनाने के लिए सरकार नोटिफिकेशन दे रहा था। एक मोहम्मद अली नामक एक आदमी ने अलीपुर द्वार की बहुत सारी जमीन ले ली और उसने अलीपुर द्वार अलीपुर बोल के एक जगह बनाया, बाद में अलीपुर द्वार कहलाया। इसके बाद जो भी रेवेन्यू सरकार को देते थे तो सरकार उसको जमीन दे देती थी। जब चाय बागान बनाने के लिए अंग्रेज आए या जो पूंजीपति आए, उन्होंने बागान बनाने के लिए सरकार से मांगा जमीन, तो सरकार ने उसको रेवेन्यू के लिए दे दिया। तब इस तरह से करके क्या हुआ, चाय बागान तो बना। चाय बागान जहाँ प्लांटेशन हुआ वो जगह कंपनी की होती थी। कंपनी के बाहर माने प्लांटेशन के बाहर या तो ऑफिस होता था या फैक्ट्री होता था, लेकिन मजदूरों को बसाने के लिए कभी किसी कंपनी ने लीज नहीं मांगा था सरकार से, कभी लीज नहीं मांगा था। ये जब भी कोई दिखा देता है कि सरकार ने लीज दिया था मजदूरों को बसाने के लिए तो मैं मान जाऊंगा। मैंने सरकार से कहा था कि प्लांटेशन लेबर एक्ट से पहले मजदूर कहाँ रहते थे। प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 में जब बना प्लांटेशन लेबर एक्ट, तो उसके साथ में रूल्स बना। रूल्स में कहा गया कि मजदूरों को घर दिया जाएगा। अब घर देंगे कहाँ? कंपनी ने तो कभी मजदूरों को बसाने के लिए कोई लीज नहीं लिया था जमीन। मजदूर लोग चाय बागान के आसपास जो जमीन होता था उसको क्लेम करते थे, जंगल होता था उसको क्लेम करते थे। दार्जिलिंग और डुवर्स का अलग अलग कहानी है, मुझे मालूम है। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो डुवर्स के बारे में बोल रहा हूँ। दार्जिलिंग के लिए बहुत वक्ताओं ने बताया। यहाँ पे बड़े बड़े जानने वाले लोग हैं, वकील हैं, बड़े बड़े अफसर हैं। मैं जो कुछ बात करूंगा वो संदर्भ होगा
डुअर्स का, तराई का भी डुअर्स, वो तराई का भी मैं आपको रेफरेंस नहीं दूंगा, क्योंकि तराई और दार्जिलिंग अलग मैंने ये जगह होता था। क्योंकि जो डुअर्स है वो पहले भूटान का इलाका था। भूटान से जब बंगाल में आया, ब्रिटिश बंगाल में आया, तो वहाँ चाय की खेती हुई। तो बंगाल का ही एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, जो आज झारखंड का जो इलाका है ना, वो बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट होता था, वहीं से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लाया था। बहुत लोग कहते हैं कि ये लोग बिहार के हैं, ये लोग झारखंड के हैं। अरे बंगाल तो पहले उड़ीसा भी था, बिहार भी था, ढाका भी था, बांग्लादेश भी था। तो क्या जो आज बिहार में है, ढाका में है, वो लोग क्या बंगाली नहीं थे? यदि वो लोग बंगाली नहीं थे तो वो लोग यदि 71 के युद्ध के बाद में आए सर, जो यहाँ पे रिफ्यूजी बन के, उनको सरकार जमीन देने के लिए 78 में क्यों कानून बनाया? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि डुअर्स में और तराई में कुल मिलाकर आदिवासी मंडल हुआ करते थे। एक मंडल के पास में 200-300 एकड़ जमीन होता था। एक जो एक मंडल हुआ था जो अलीपुर का, उसके पास 10,000 एकड़ होता था, वो हाथी में चलता था। सबसे पहले अंग्रेजों के पास भी मोटर कार नहीं थी, लेकिन वो आदिवासी के पास में जर्मनी से मोटर कार आया था, जिसको उन्होंने सीज करके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लोग इसको ले लिए। क्योंकि हमारे लोग अनपढ़ थे, वो लोग खेती करते थे, ग्रामीण थे। आज भी हम लोग ग्रामीण जीवन जीते हैं, चाय बगानों में ग्रामीण जीवन जीते हैं। चाय बगानों में हमारा घर होता है, आंगन होता है, गाय होता है, बारी होता है, पीछे बिजली क्या बोलते हैं, सब्जी हम लोग लगाते हैं। बहुत समय हम लोग अपने मृतकों को अपने घर के पिछवाड़े भी ये करते हैं। आदिवासियों में जब आदमी मर जाता है ना, तो उसकी जो आत्मा होता है उसको बुला के अपने घर में जगह देते हैं उसको रहने के लिए। तो वही घर में हम लोग जगह भी दिए हैं, वही घर में हमारे माता पिता को हम लोग वहां पे दबाए भी हैं, वहां पे उसको गाड़ा गया है, उनको कब्र दिया गया है। आज हम लोग तो हम लोग जमीन मांग रहे हैं ना, तो सरकार क्या कहती है, आपको 5 डिसमिल दिया जाएगा। ये जमीन की कहानी थोड़ी पुरानी है। मैं 2012 में 11 में तो ममता सरकार यहाँ पे आई, और ममता सरकार आके उन्होंने क्या किया, टी गार्डन के लोगों को जमीन देने के लिए उन्होंने नागराकटा के नीचे एक मॉडल विलेज बनाया। मॉडल विलेज में कोई 5-6 डिसमिल का जमीन में एक घर बना के दिया, तो लोग वहां गए नहीं। जब हम लोग 12 में एक नारायण साहब राज्यपाल थे, राज्यपाल से हम लोग मिलने के लिए गए और हम लोग बोले कि हम लोग आदिवासी हैं, संविधान के अनुसार आदिवासियों का जो लोकल जो गार्जियन होता है वो राज्यपाल होता है, आप हमें जमीन दीजिए। हम लोग चाय बगान में रहते हैं, हमारे पास 150 साल से रहने के बाद में भी कोई अधिकार नहीं है, हमारे पास जमीन नहीं है, हम लोग उस जमीन में कोई एक चीज नहीं कर सकते हैं, बैंक लोन नहीं ले सकते हैं, दुकान नहीं खोल सकते हैं, उसको बढ़ा नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। वहां पे हम लोग किसी तरह के विकासात्मक काम, मैंने जो डेवलपमेंटल काम होता है वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी आवाज को मैं मुख्यमंत्री के पास भेज दे रहा हूँ। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री के पास भेजा। हम 13 में मुख्यमंत्री के पास मिले थे, 21 में 13 को मिले थे। तब उन्होंने कहा कि मजदूरों को हम जमीन देंगे। तब 13 में उन्होंने क्या निकाला, जमीन का एक निकाला कि 5% जो जमीन होगा वो टी गार्डन, वहां पे अदर देन टी प्लांटेशन वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन 18 में उन्होंने उसी को 150 बीघा कर 150 मैंने वो 15% कर दिया। 15% जो मैंने 400 बीघा होता है। 400 बीघा किसी बगान में टी टूरिज्म के लिए क्यों चाहिए? क्या दार्जिलिंग का जो शहर है वो कितने बीघा में है? दार्जिलिंग में इतना बड़ा पूरा वर्ल्ड से लोग आते हैं यहाँ पे कितना बीघा है? एक टी गार्डन में वहां पे 400 यदि बीघा देंगे तो वो टी गार्डन वाले कितने टूरिज्म को लेंगे? तो ये जमीन हथियाने का सबसे बड़ा एक प्लान है। ये प्लान के कारण ही 13 में 5 एकड़ जमीन दिया और 18 में 15% कर दिया। और इसके बाद टी टूरिज्म आया। टी टूरिज्म में मालिकों को होम स्टे बनाने के लिए, विभिन्न तरह के होटल बनाने के लिए अनुमति दिया गया है। उसमें एक सब था कि उसमें वर्कर भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जमीन ही नहीं है तो हम लोग कहाँ से होम स्टे बनाएंगे? कौन हमारे होम स्टे में
आएगा, हम लोग उसका लाइसेंस कहाँ लेंगे, एनओसी कहाँ लेंगे? हम लोग का वहां पे तो अपना एक छोटा सा रूम नहीं बना सकते हैं, तो होम स्ट्रीट के लिए बड़ा सा घर कहाँ बना सकेंगे? टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट के लिए जो फैसिलिटी चाहिए हम लोग कहाँ से देंगे? तो ये जो बात है कि आज होम स्ट्रीट की जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये एक लड़ाई है। अभी किसी ने कहा था कि हम लोग मजदूर हैं, मजदूरों का कोई धर्म नहीं होता है। यहाँ पे मजदूर, पूंजीपति और सरकार के बीच की जो गठजोड़ है ना, उसी से ही ये 5 डिसमिल की बात हो रही है। हम लोग 5 डिसमिल में कोई स्वर्ग नहीं मांग रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं हम लोग 5 डिसमिल नहीं चाहिए। 5 डिसमिल से कम भी है ना हमारा घर, तो वो जमीन हमें चाहिए। 5 डिसमिल से यदि ज्यादा है, 12 डिसमिल है, तो वो घर हमें दीजिए। हम लोग ग्रामीण जीवन जीते हैं, शहरी जीवन नहीं जीते हैं। ग्रामीण जीवन में हमारे पास जमीन होना चाहिए। तो सरकार कहती है कि वो जमीन को हम रिज्यूम कर देंगे, जिसको हमने 1953 में टी गार्डन को दिया था, वही जमीन को रिज्यूम करके 5 डिसमिल देंगे। मैं बोला वो जमीन 1953 में जो रिज्यूम हुआ था, किसका जमीन था? क्या वो जमीन कलकत्ता से और ढाका से आया था क्या? क्या उस जमीन के लिए किसी सरकार ने मजदूरों को घर बनाकर देने के लिए उसको लीज दिया था? नहीं दिया था, कभी नहीं दिया था। तो वो जमीन कहां से आया था? सरकार के पास रिज्यूम कहां से हुआ था? 1953 में सरकार वो जमीन लिया कहां से था? मैं सरकार से वही पूछता हूँ, वो जमीन किसका था जिसको आपने लेके उसको बगान को दे दिया? क्यों दिया? उस जमीन में लेबर रहते थे, लेबर रहते थे अपने श्रम के बल पे, अपने पूंजी के बल पे उस जमीन को वो लोग वहां पे रहने लायक बनाए थे। जंगल को तोड़ के मैंने असमतल करके। उन दिनों बहुत ज्यादा मलेरिया होता था, मलेरिया से लाखों लोग मरते थे 10 साल में। कितने आंकड़े हैं उसको आप लोग देख सकते हैं इतिहास में। तो हम लोग, हमारे पूर्वज लोग तब अनपढ़ थे। हमारे पूर्वजों से उन्होंने कभी पूछा नहीं कि तुम्हारे जमीन को हम लेके बगान को दे रहे हैं। आज उसी जमीन को बगान से लेके तो 100 का 5% मैं तुमको दूंगा, 95% सरकार के पास रहेगा, पूंजीपति के पास रहेगा। ये अन्याय है, ये धोखा है, एक्सप्लॉयटेशन है। हम लोग इसको नहीं मानेंगे। हम लोग, वो जमीन किसकी है? जमीन का क्या है? 2020 में हमूरबी जब था तो उस समय एक कानून था कि जिस जमीन में 3 साल कोई आदमी रह जाता है ना, वो जमीन उसका हो जाता है। एडवर्स पोजीशन में प्राइवेट जमीन है तो 12वें साल के बाद जो जमीन में रहता है उसका हो जाएगा, और सरकारी के हिसाब में 30 साल यदि कोई रहेगा तो उसका हो जाएगा। हम लोग सरकारी जमीन यदि हुआ है तो हम लोग वहां पे 30 साल से ज्यादा रह चुके हैं। आज 5% वो 5 डिसमिल तो जमीन हम लोग क्यों स्वीकार करेंगे? हम लोग जिस जमीन पे रहते हैं पिछले 30 साल से ज्यादा, 150 साल से रह रहे हैं, उस जमीन को सरकार एडवर्स पोजीशन एक्ट के अंतर्गत हम लोग को क्यों देना नहीं चाहती है? ये जो नोटिफिकेशन निकाला है, मैं आपको बोलता हूँ, ये नोटिफिकेशन रिफॉर्म्स रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन लैंड पॉलिसी ब्रांच ने निकाला है। ये रिहेबिलिटेशन रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन ब्रांच ने तो जो पॉलिसी जो बनाता है, हमारे लिए पॉलिसी क्यों बना रहे हैं? हम लोग भूमिपुत्र हैं, इस देश के वासी हैं, शरणार्थी नहीं। हम लोग शरणार्थी नहीं है। यहाँ बहुत सारी टेक्निकल बात होती है, सीधी सीधी बात है। हम लोग इस देश के वासी हैं। दार्जिलिंग का जो हिस्ट्री है, दार्जिलिंग में कौन रहते थे? आज भी दार्जिलिंग में बाहरी लोग ओनली टाउन में रहते हैं। दुकानदार है वो बाहर से रहने वाले। गांव में कौन रहते हैं? गोरखा रहता है। डोर्स में कौन रहता है? आदिवासी रहता है। 1921 के जनसंख्या का जो आंकड़ा है, उसमें जो बंगला भाषी का जो आंकड़ा है वो 2.7% था, बंगला भाषी लोग। आज बंगला भाषी लोग बंगाल से क्या बोलते दूसरे जगह से आए। सरकार उनको 5 डिसमिल जमीन से ज्यादा दिया है। मैंने एक देखा है एक ऑर्डर में, जिसमें रिफ्यूजियों को लिखा गया था कि रिफ्यूजी चाहे कितने भी जमीन में रहते हो, यदि 10 कट्ठा भी है तो उसको दे दिया जाए बोल के। मेरे पास एक, मैं आज लाया नहीं हूँ, लेकिन उसमें लिखा हुआ है। जब रिफ्यूजी को
गेस्ट आया है और कहीं बैठा है और घेरा बांध दिया है, उसको 10 कट्ठा जमीन आप दे सकते हो। 150 साल से रहने वालों को उसका वास्तविक जमीन नहीं देकर उसको 5 डिसमिल जमीन की बात कर रहे हैं। ये कौन सरकार है? सरकार होता कौन है? हमारा जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हमारे साथ संप्रभुता आती है, हमारे पास संप्रभुता का अधिकार है, तो ह्यूमन राइट्स है हमारे पास, ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स। और हम लोग इस देश के नागरिक हैं, इस देश के सच्चा नागरिक हैं, हम लोग रिफ्यूजी नागरिक नहीं है इस देश के। रिफ्यूजियों से हमारा ज्यादा अधिकार है। हम लोग का रिफ्यूजी वाला जो पॉलिसी बनाता है वो हमारे लिए पॉलिसी बनाएगा। यदि इस तरह की बातें हैं, हम लोग को बोलते हैं कि ओनली 5 डिसमिल जमीन का इनका अधिकार है, तो हमारे 4 घर के बीच में जो 20 डिसमिल जमीन है तो ठीक है, वो 4 घर को मिल जाएगा। लेकिन 22 डिसमिल जमीन है तो 2 डिसमिल जमीन किसको मिलेगा? झगड़ा होगा दोनों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में। तो सरकार हमारा ना मजदूरों को मजदूर नहीं समझती है, हम लोग को भिखारी समझती है, हम लोग को भीख देना चाहती है। ये भीख है। सबसे बड़ी बात क्या है? सरकार टी टूरिज्म लाया, टी टूरिज्म के में 400 बीघा तो उनको टी टूरिज्म के लिए दे रहा है। टी टूरिज्म में 400 बीघा क्यों दे रहा है? यदि प्लांटेशन लेबर एक्ट में उनको घर देना था तो वो घर जो लिया था वो घर हम लोग उसके लिए पैसा दे रहे हैं। आप लोगों को पता है कि नहीं? जो फ्रिंज बेनिफिट है ना, फ्रिंज बेनिफिट में हम लोग को फ्रिंज बेनिफिट में प्रत्येक महीना मजदूर को 20% कटता है, मालिक लोग काटते हैं 20%, फिर भी हम लोग को 20% बोनस के लिए हड़ताल करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। अरे जो चीज हमारे वेतन से काट के लिया है उसको हम लोग को 20% वापस दो ना। हम जिस घर में रहते हैं उस घर का भी पैसा लेते हैं 9 रुपया करके तो हर महीना हम लोग देते हैं। जिस घर में हम लोग पिछले 150 साल से 9 रुपया करके या जितने भी प्रतिशत है, अभी 9 रुपया पहले कम था, वो दे रहे हैं, वो घर हमारा कैसे नहीं हो सकता है? जिस जमीन के लिए हम लोग उतना पैसा दे रहे हैं, जिस जमीन के लिए हम लोग मतलब वो क्या कहते हैं उसका रेंट दे रहे हैं, आज वो रेंट में भी मैंने वो टाउन में क्या होता है, जो लोग रेंट ले देते हैं बहुत दिन हो जाता है तो उसको जमीन मिल जाता है, उसको घर मिल जाता है। हम लोग का तो वो अधिकार भी सरकार नहीं दे रही है। तो मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग का जो हम्मुरबी के समय जो 3 साल का था, आज 30 साल का है। अरे हमारा जो एडवर्ड पोजीशन का एक्ट का जो भारत का जो एक्ट है ना, उसको तो सम्मान करो। वो एक्ट के अनुसार तो जमीन हम लोग को दे दो। वो जमीन के लिए हम लोग मारकाट नहीं कर रहे हैं, वो जमीन हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से सरकार से ले रहे हैं। अभी यहाँ पे दीवान साहब ने कहा कि होम स्टेट जमीन के लिए 8 क्या बोलते डिसमिल देना पड़ता है। वो 8 डिसमिल क्यों नहीं दे रहे हैं सरकार? क्यों हम लोग को 5 डिसमिल दे रहे हैं? 5 डिसमिल तो ओनली रिफ्यूजी को दिया जाता है और रिफ्यूजी डिपार्टमेंट ने ही ये निकाला है। तो कैसे हम लोग नहीं मानेंगे कि हमारे साथ रिफ्यूजी का ट्रीटमेंट किया जा रहा है? बोल के क्या हम लोग रिफ्यूजी हैं क्या? इस देश में हमारे पुरखे लोग 5000 साल से 10,000 साल से हैं, हम लोग रिफ्यूजी हो गए इस देश में? ये कैसी सरकार है जो हम लोग रिफ्यूजी के रूप में ट्रीट करते हैं? और हमारा आज भी 232 रुपया का जो हमारा ये है, 15 में मिनिमम वेज के लिए जो कमेटी गठन किया, 18 बैठक हो गया और 18 बैठक के बाद भी अभी कुछ नहीं हुआ। अभी 8 रुपया 18 रुपया का जो इंक्रीज हुआ था उसके लिए मालिक लोग गए, कोर्ट गए, तो कोर्ट बोला 6 महीना में इनको मिनिमम वेज दे दो। तो जब कोर्ट कहता है कि इनके साथ ना इंसाफी हुआ है, इनको 6 महीने के अंदर दे दो, 8 साल में आपने उसके बारे में मिनिमम वेज के बारे में कोई डिसीजन नहीं ले सका, तो कैसी सरकार है? केरल में सिर्फ 4 महीना में मिनिमम वेज का फैसला हो गया और 4 महीना में उन लोगों को मिलता है 600 रुपया। हम लोग को फ्रिंज बेनिफिट तो कुछ मिलता ही नहीं है। हमारे घर में जाके देखिए, कोई घर नहीं बनाता है आजकल, ना छाता मिलता है, ना तिरपाल मिलता है, ना फ्रिंज बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन जो टोटल जो 57% जो टोटल जो वेजेस होता है वो बगान को मिलता है और 43% जो वेजेस होता है वो मजदूर को मिलता है। तो अरे बगान तो हम लोग से ज्यादा कमा रहा है, हमारी कमाई को बगान लूट रहा है, फ्रिंज बेनिफिट नहीं दे रहा है, ऊपर से
24 किलो हम लोग को पत्ती तोड़ना पड़ता है। 24 किलो में क्या होता है, 4 किलो 24 किलो हरे पत्ता जो होता है ना, उससे 4 किलो ये बनता है, पक्का हुआ आपका चाय बनता है। दार्जिलिंग की जो आबोहवा है उससे वो 4 किलो चाय से कम 4,000 रुपया कंपनी को कमाई होता है, और हम लोग को कितना मिलता है, 232 रुपया। वहां भी हम लोग का सरकार बोल सकती थी कि चुना हुआ सरकार है, लोगों के वोट से चुनी हुई सरकार है, उसका काम है संविधान के अनुसार सबको मानव अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, जस्टिस है, क्या इक्वालिटी है, उसके अनुसार उनको मिनिमम 600 रुपया दे दो बोल के करती है। लेकिन सरकार 17 रुपया बढ़ाती है, 18 रुपया बढ़ाता है, कभी 20 रुपया बढ़ाता है। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं सरकार क्या करती है। पहले तो पूंजीपतियों के लिए उन्होंने 5% जमीन दे दिया, फिर 15% कर दिया। हम लोग को ना उस 15% में होम स्टेट के लिए जमीन मिला, और ना किसी तरह का ये इंक्रीज मिला, ना मिनिमम वेज मिला। आज हम लोग को गरीब बना कर रखने के लिए चाल चला जा रहा है। और ये जो जमीन है, ये जो क्लाइमेट चेंज के कारण आजकल पहाड़ की जमीन और डुवर्स की जमीन सोने के बराबर हो गया है। डुवर्स में एक बगान है, मधु बगान, जहां मेरा जन्म हुआ था। मधु बगान को दूसरी कंपनी को दिया गया 2021 के जुलाई महीना में, अप्रैल में महीना में दिया गया। और 4 महीना पहले ही मधु बगान टी स्टेट लिमिटेड के नाम पे एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। अरे किसको बगान मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन जानता है। लेकिन मधु बगान के नाम पे 4 महीना पहले ही कंपनी रजिस्टर्ड हो गया है गवर्नमेंट के अंदर, और उसी कंपनी को मिलता है वो बगान। ये क्या है, ये कोई मतलब क्या इक्वालिटी का कोई खेल है, या यहाँ पे पूंजीपतियों का खेल है, पैसे का खेल है। पैसे के खेल के कारण ही हम लोग को पैसा नहीं दिया जाता है। खेल पैसे के खेल के ही कारण हमारा जो जमीन जो पहले कभी भी लीज में नहीं था, वो 1953 में उन्होंने लीज के रूप में लिया, उसको लैंड एक्विजिशन एक्ट में लिया। 100% जमीन वो लोग लिए, और आज हम लोग को 5% जमीन दिया जाता है। यहाँ पे 3 लाख लोग काम करते हैं, 3 लाख लोग काम करते हैं डुवर्स, दार्जिलिंग और तराई में 3 लाख लोग काम करते हैं, माने 3 लाख एम्प्लॉई हैं। 3 लाख एम्प्लॉई का यदि परिवार होगा तो उसको आधा करके करीबन 2 लाख भी हम लोग मान सकते हैं। तो 2 लाख परिवार को 5-5 डिसमिल जमीन मिलेगा, तो कितना होगा जमीन टोटल? 10 लाख जमीन होगा। 10 लाख डिसमिल जमीन हम लोग को सरकार देगी, और बाकी जमीन किसके पास जाएगा? बाकी जमीन कोई पूंजीपति के पास जाएगा, टी टूरिज्म में जाएगा। और उन्होंने टी टूरिज्म को ये करने के लिए, सक्सेस करने के लिए चार सुंदरी का घर बनाया। 800 क्या बोलते हैं स्क्वायर फीट भी नहीं है, तो वहां पे 2 रूम है, एक मोटरसाइकिल भी रखा नहीं जा सकता है। हम लोग ग्रामीण जीवन जीते हैं, हम लोग अपने घर में शादी ब्याह करते हैं, अपने घर में मेहमानों को सुलाते हैं, अपने घर में हम लोग नाच गान करते हैं, अपने घर में मृतकों को दफनाते हैं। हमारे साथ उस टाउन में जो गंदी बस्ती होता है, क्या बोलते हैं, स्लम बोलते हैं, उस तरह के लोगों के साथ में हमारे साथ में व्यवहार करने के लिए सरकार ये कर रही है। अरे भाई, हम लोग क्या बगान मांग रहे हैं क्या? हम लोग उसी जमीन को मांग रहे हैं जिस जमीन पे हम लोग रहते हैं। वो जमीन को आप हमें थोड़ा करके देंगे तो बाकी जमीन को आप क्या करेंगे? हमारा अधिकार को कम करेंगे? हमें कम जमीन का मालिक बना के हम लोग को गरीब बना के रखेंगे? कम पैसा देके हम लोग को गरीब बना के रखेंगे? तो ये जो है ना, ये है इनजस्टिस का लड़ाई है। मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों से, आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे 58 पब्लिक स्कूल है, पब्लिक स्कूल में बहुत सारे लोग पढ़े हैं, पूरे भारत और संसार के कोने कोने में गए हैं, लेकिन डुवर्स में इन्हीं गिने चुने लोग ही पढ़े लिखे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है, मजदूरों की जो लड़ाई है, ये शोषण की लड़ाई है। पूंजीपति के पास पूंजी है, उसको लेबर चाहिए, सस्ता लेबर चाहिए, और उसको जमीन चाहिए। जमीन भी कितना चाहिए? जितना चाय बगान लगाए उसके बाद भी जो जमीन है ना, उसको विभिन्न
बहाने करके, कभी टूरिज्म के नाम पे करके, कभी हॉस्पिटल बनाने के नाम पे, कभी स्कूल बनाने के नाम पे वो उसके अंडर में लेंगे। सरकार ने अभी 3-4-5 महीना पहले और एक कानून बनाया कि आपके पास यदि लीज जमीन है और आप यदि वो जमीन पे यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो बाजार भाव में पैसा दे दीजिए, वो जमीन ले लीजिए हमेशा के लिए। तो नया जमींदार वहां पे फायदा करने के लिए सरकार कानून बनाई है। अरे हमारे घर पे नया जमींदार वो थोप रही है, जो पूंजी लेके आ रहा है, और हम लोग जो गरीब हैं 232 रुपए कमाते हैं ना, उनके पास कोई लड़ने के लिए ना लीगल एड है, ना हमारे पास सोशल कोई सिक्योरिटीज है, ना किसी तरह के पॉलिटिकल पावर है। तो हम लोग वहां पे भिखारी जैसा, वो लोग जिधर झाड़ू मारेंगे उधर ही चले जाएंगे हम लोग। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग कभी भी ये स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग का इतना ही डिमांड है, क्योंकि जो जमीन पे रहते हैं, चाहे 1 डिसमिल भी हो, वो जमीन हमें दे दो। 25 डिसमिल है, वो हमें जमीन दे दो। लेकिन बांग्लादेशी जो रिफ्यूजी है ना, उनको दिए गए जो स्केल है या उनको दिए गए जो रूल्स एंड नियम है ना, उसमें हम लोग को, इस देश के वासियों को मत नापो उसमें। और यहाँ पे जैसे हमारे बड़े भाई साहब बोल रहे थे कि हम लोग पॉलिटिकली अभी 24 में हम लोग ये करेंगे, 24 में सरकार किसी भी तरह से यहाँ पे जीतने के लिए, क्योंकि पिछले बार बीजेपी जीती थी, तो इस बार तृणमूल कांग्रेस जीतने के लिए वो कुछ भी देने के लिए तैयार है। तो हम लोग ठीक है, यदि सौदेबाजी होती है तो हम लोग प्यार से मांगेंगे, और प्यार से नहीं दिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे देश को प्यार से और बहुत सारे आंदोलन करके हमारे देश को आजाद किया गया है ना, तो ये भी हमारी आजादी की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद।